हेलो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले की प्रेजेंटेशन में इकोलॉजी, उसकी परिभाषा और उसके अध्ययन की आवश्यकता के बारे में पढ़ा था। जैसा कि हम जानते हैं, इकोलॉजी जंतुओं के परस्पर तथा उनके वातावरण के जो संबंध है उसकी स्टडी को कहते हैं, या विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जंतुओं के आपस का इंटरेक्शन और उसके वातावरण के साथ जो भी अन्योन्य क्रियाएं होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। जब भी हम पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम की बात करते हैं तो ये तंत्र सभी जीवित जीवों से तथा इनके आसपास के अजैविक घटकों तथा उनके वातावरण से मिलकर बनता है। तो इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स की या घटकों की अगर हम बात करें तो ये घटक एबायोटिक होते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर्स एंड देयर एनवायरनमेंट। आज हम इकोसिस्टम के एबायोटिक या अबायोटिक फैक्टर्स या अजैविक घटकों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप इसके नाम से पहचान सकते हैं, अजैविक घटक का अर्थ है ऐसे सारे फैक्टर्स या ऐसे सारे कारक जो जीवित नहीं हैं, जो जैविक नहीं हैं, उन सभी चीज़ों को हम एबायोटिक फैक्टर्स में काउंट करते हैं। हालांकि ये सारे फैक्टर्स स्वयं अजैविक है, लेकिन ये दूसरे जो जीवित प्राणी हैं उनके सर्वाइवल, उनके रिप्रोडक्शन को कई हद तक कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं और प्रभावित करते हैं। यहाँ हम मुख्य रूप से बात करेंगे अजैविक घटक में टेम्परेचर या तापमान, सनलाइट, सूर्य की रोशनी, हवा, जल, वायु तथा मृदा के बारे में। अजैविक घटक किसी भी स्थान के वातावरण को बनाते हैं, उसके वातावरण को परिभाषित करते हैं, और जैसा हम जानते हैं प्रत्येक जीव जो है वो किसी एक विशेष वातावरण में रहने के लिए ही अनुकूलित होता है, और किसी भी एक अजैविक घटक की पूर्णतः उपस्थिति या अनुपस्थिति या आवश्यकता से अधिक उपस्थिति भी हानिकारक हो जाती है। इसीलिए अजैविक घटक का एक महत्वपूर्ण योगदान है जीवों के सर्वाइवल में। जो इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है वो है जल। जैसा हम जानते हैं कि प्राचीन काल से ही हम ये जानते हैं कि जहाँ पानी होगा उसी के आसपास जीवन प्रारंभ हो जाता है, और उसी के आसपास जीवन अपने आप को मेंटेन करने में, लाइफ उसी के वाटर सोर्स के आसपास ही मेंटेन हो पाती है। और हमारे साइटोप्लाज्म का अधिकांश जो भाग है वो भी वाटर से बना हुआ है। इसीलिए वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट abiotic factor and it determines the survival of the organisms. टेम्परेचर या तापमान, प्रत्येक जीव एक विशेष प्रकार के तापमान में ही जीवित रह सकता है, एक विशेष प्रकार की रेंज, पर्टिकुलर रेंज में रह सकता है। उससे तापमान कम होने या अधिक होने पर जो जीव है या ऑर्गेनिजम्स है वो अनईजी फील करते हैं, या उनके अंदर के जो एंजाइम्स हैं वो धीरे धीरे प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं। इसीलिए टेम्परेचर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि जीवों के डिस्ट्रीब्यूशन में और उनके सर्वाइवल को डिफाइन करता है। सनलाइट या सूर्य की रोशनी, पृथ्वी पर पाए जाने वाले लगभग सभी इकोसिस्टम या जो पारिस्थितिक तंत्र है उनमें जो ऊर्जा का स्रोत है वो मुख्य रूप से सूर्य की रोशनी है, सूर्य की ऊर्जा है। इसी ऊर्जा को जो पौधे हैं या जो भी अलग अलग तरह की शैवाल है उनको रासायनिक फॉर्म में कन्वर्ट करती है या भोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करती है, और यही आगे से आगे जीवों के जीने का आधार है, या उनका एक तरह से हम कह सकते हैं कि फूड चेन बनाता है। तो इस तरह से सनलाइट जो है वो सभी ऑर्गेनिजम्स में पाए जाने वाली ऊर्जा का स्रोत है। सॉइल एंड न्यूट्रिएंट, मृदा तथा मृदा में पाए जाने वाले पोषक तत्व। जब हम सूर्य की ऊर्जा की बात करते हैं तो सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक रूप में बदलने में या भोजन के फॉर्म में चेंज करने में जो मृदा है या उसमें पाए जाने वाले जो पोषक तत्व हैं उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और किस तरह की सॉइल है, किस सॉइल की क्या क्वालिटी है, न्यूट्रिएंट पुअर है, न्यूट्रिएंट रिच है, उसी से उस स्थान पर पाए जाने वाले पौधे तथा पशु निर्धारित होते हैं। अगर प्लांट्स ज़्यादा डेवलप नहीं हैं तो उस जगह पे एनिमल्स भी ज़्यादा नहीं रह पाएंगे। जैसे हम देखते हैं कि जहाँ घना जंगल या घनी हरियाली है वहाँ पे आपको एनिमल लाइफ भी रिच मिलती है, वहाँ पे आपको एनिमल की डाइवर्सिटी भी मिलती है। तो ये फाइनली डिसाइड होता है वाटर से, टेम्परेचर से,
कितनी सनलाइट मिली है और साथ ही साथ वहाँ की मिट्टी कैसी है, उस मिट्टी में कितने पोषक तत्व हैं। हम ये भी जानते हैं कि जब किसी जगह की मिट्टी सलाइन हो या लवणीय हो, लवणों की मात्रा ज़्यादा हो, तो उसमें पौधे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। और ऐसे स्थान पर अगर पौधे नहीं हैं, मिट्टी बंजर है और साथ ही साथ कई बार अगर मृदा अम्लीय है, उसमें लवण ज़्यादा है अन्य प्रकार के, तो उस केस में भी वहाँ पर पौधों की उपस्थिति नहीं होती, पौधे उग नहीं पाते हैं और फलस्वरूप वहाँ पे जो जंतु हैं वो भी अपना जीवन यापन नहीं कर पाते। तो इस तरह से प्रत्येक अजैविक घटक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो जंतुओं की लाइफ को, उनके सर्वाइवल को भी प्रभावित कर रहा है। ऑक्सीजन जैसा हम अनुभव करते हैं कि सभी प्रकार के जीवों को जीने के लिए बहुत ज़रूरी घटक है, चाहे वो थल पे पाया जाए, चाहे वो जल में पाया जाए। जो जल में पाए जाते हैं, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा पर निर्भर रहते हैं और कभी भी किसी भी कारण से, प्रदूषण से या किसी अन्य कारण से अगर ऑक्सीजन की मात्रा जल में कम हो जाती है, तो ऐसे में हम जंतुओं की या फिशेस की मास मॉर्टेलिटी देखते हैं। अजैविक घटक किस प्रकार से जंतुओं के और पौधों के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित कर रहे हैं, इस बारे में एक नियम एक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ टॉलरेंस। इसका अर्थ है कि जंतु कितना किसी भी कारक को टॉलरेट कर सकता है या किसी भी कारक में कहाँ तक, किस रेंज तक वो सर्वाइव कर सकता है। इसका अर्थ ये है कि जो अलग अलग जातियाँ हैं, अलग अलग जंतु की जातियाँ हैं, वो भिन्न भिन्न एनवायरनमेंट में रहने के लिए अपने आप को अनुकूलित करती है। जैसे कुछ जो एनिमल लाइफ है या इवन प्लांट लाइफ है, वो ज़्यादा पानी वाले जगह रह सकती है, कुछ सूखे में रहती है, एरिड एरिया में रहती है। तो इस तरह से प्रत्येक जंतु की, प्रत्येक जीव की कुछ दशाएं फिक्स होती हैं, कुछ कंडीशंस फिक्स हैं, जिसमें वो अपने ऑप्टिमम कंडीशन में सर्वाइव करती है और साथ में मैक्सिमम लेवल तक रिप्रोड्यूस करती है। इन पर्टिकुलर कंडीशन से नीचे या ऊपर जैसे ही घटक होते हैं, तो वह जंतु को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं, उसकी फिटनेस को इफ़ेक्ट करते हैं और जैसे ही जंतु की फिटनेस इफ़ेक्ट होगी, वैसे ही उसके साथ ही साथ उसके रिप्रोड्यूस करने की क्षमता भी घट जाती है। तो इस तरह से प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक स्पीशीज़ की जो पॉपुलेशन है, उसकी एक रेंज फिक्स होती है, रेंज ऑफ टॉलरेंस फिक्स होती है, जिसमें वो अबायोटिक फैक्टर्स या अजैविक घटकों को टॉलरेट कर सकता है या इतना वो सह सकता है, और इससे कम या अधिक होने पर उसके लिए प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न होता है और उसके सर्वाइवल जो है, फिटनेस जो है वो कम हो जाती है। तो इस तरह से जब हम अगर बात करें कि अजैविक घटक क्यों महत्वपूर्ण हैं, उनका सिग्निफिकेंस क्या है, तो उसमें आपको यही इस चीज़ के बारे में प्रकाश डालना है, इस चीज़ के बारे में लिखना है। धन्यवाद।